गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करें तो आप लोगों का कल यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को आप लोगों का सीबीटी 2 पेपर होने वाला है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग निकल चुके होंगे आप लोग अपने पेपर के लिए, अपने मंजिल के लिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का लास्ट सेट यानी कि 25 सेट नंबर लास्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले मेरा मोटिवेशनल थॉट रहा था इस चीज़ को पढ़ लीजिए और इस चीज़ के बारे में आप लोग सोचिएगा। केवल आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको यह विश्वास होगा कि सब काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा। फ्रेंड्स, आप लोग पेपर दे के आइए और इस चीज़ को केवल सोच लीजिएगा, बस आप लोग का सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, कल मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 23, सेट नंबर 24 को मैं पूरे का पूरे 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। देन आप लोगों के सामने पूरे प्लेटफॉर्म बुक का 24 क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। इसमें मैं सारे अपने अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर को सारे को डिस्कस किया हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने काफ़ी लंबे समय के बाद, देखिए मैं खुद हूँ ये आप लोगों के सामने, आज मैं आप लोगों के सामने देखिए सेट नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारा क्लास जब भी स्टार्ट होता है सबसे पहले लास्ट क्लास है मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते। जिंदगी में शब्द सबसे गहरी चोट कभी कभी शब्द दे जाती है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जान रहे हैं। तो चलिए, प्रेमानंद बिहारी लाल की जय हो। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आप लोगों के सामने सेट नंबर 25 लेके आऊँ। देन आप लोगों के सामने सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, सारे ओवरऑल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और लास्टली आप लोगों के सामने मैं करंट अफेयर के साथ साथ, देखिए मैं अपना पिक दिखा रहा हूँ। लास्ट में आप लोगों को और भी क्वेश्चन में करंट अफेयर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेके आऊँ, ये सारी करंट अफेयर को भी कराऊंगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंस करंट अफेयर। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखिएगा मैं धमाल मचा दूंगा आप लोग के बीच में। तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चंस क्या है, सारे क्वेश्चन को मैं अपने ट्रिक से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन हो गया सेट नंबर 5 का 25 का फर्स्ट नंबर। देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों का काम शेष बारे में पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए, ए का कार्य कितना लिख रहा है 12 दिन में, देन बी आप लोग का लिखा 16 दिन में। ओवरऑल दोनों वर्क मिलकर कितना दिन में करा 48। अब देखिए, ए का एफिशिएंसी 4 हो रहा है, बी का एफिशिएंसी 3 होगा। क्लियर है। अब दोनों मिल के काम करेगा तो 7 काम होगा। अब दोनों मिलकर 6 दिन करेगा तो 7 छक 42। टोटल ओवरऑल 48 वर्क में से 42 ओवरऑल वर्क कर चुके हैं। तो कितना रिमाइंडर बचेगा फ्रेंड? तो देखिए 48 में से 42 ओवरऑल वर्क हो चुका है। तो देखिए 42 हो चुका, तो दोनों का डिफरेंस नहीं, क्या बचेगा 6। तो 6 बाई क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना था 48। अब इसको अगर रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा 1/8 आएगा। तो ओवरऑल इसका जो राइट आंसर आएगा 1/8, जो कि आप लोग का रिमेनिंग वर्क होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। 1456 रुपये की राशि जब 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो यह परिपक्वता 2366 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें जिससे निवेश किए गए भुगतान ज्ञात करें। भुगतान होगी, सबसे पहले जब भी कोई राशि कुछ वर्षों में अगर चेंज हो जाती है तो हमेशा वो अमाउंट हो जाती है। तो ओवरऑल देखिए आप लोगों के सामने अमाउंट कितना लिख रहा, तो 2366 लिख रहा है। ये आप लोग का प्रिंसिपल था। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालते हैं तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट का टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कीजिएगा। तो ओवरऑल 2366 में से 1456 माइनस कीजिए तो ओवरऑल आप लोग के सामने 910 बचेगा। और ये आप लोग को जो आगे सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट। तो रेट परसेंट को निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिए, रेट परसेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट 910 लाए हैं। देन आप लोग को होता है 100 बाय आप लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल का वैल्यू ओवरऑल लिख रहा था 1456। देन इसे हम लोग टाइम, तो टाइम कितना लिख रहा था 10 वर्ष के लिए। अब आप लोग सॉल्व किए, 0 0 कैंसिल हो गया। देन पूरे ओवरऑल सॉल्व किए तो 6.25% आएगा आंसर। तो 6.25% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है कि पी क्यू व्यास है और एंगल पी एस आर 120 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी आर का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए आप लोग को स्टेप से बनाना है, जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ओ केंद्र वाले हैं। क्लियर है, ओ केंद्र वाले हैं। और आप लोग को देखो पी क्यू एक आप लोग का डायमीटर खींचना है। तो मान लीजिए कि पी क्यू में एक डायमीटर खींच दिया जिसमें ओवरऑल आप लोगों के सामने ओ क्या लिख रहा, एक सेंटर लिख रहा। क्लियर है। अब इसमें लिख रहा है एंगल पी एस आर 120 डिग्री है। तो एंगल देखिए पी है, ये एस आर। क्लियर है। अब यहाँ से एक और मैं इस टाइप से कर दी हूँ आर। तो यहाँ से देखिए पी एस आर का वैल्यू 120 लिख रहा है, मैं 120 लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे लिखा एंगल क्यू पी आर का वैल्यू निकालना। तो देखिए एंगल क्यू
एंगल बोल रहा है आप लोग को क्यू पी आर, तो ये है क्यू है आप लोग को पी आर, यानी ओवरऑल देखेंगे तो क्यू पी आर का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आप लोग का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, यानी साइक्लिक चतुर्भुज आ गया, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को ओवर पता है दोनों के सामने यानी एंगल एस प्लस एंगल क्यू दोनों का सम क्या होता है 180। तो फ्रेंड देखिए एंगल एस का वैल्यू 120 लिख रहा है, तो ओवरऑल एंगल क्यू का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। यानी कि यहाँ से अगर आप लोग देखिए तो एंगल आर क्यू पी, तो एंगल आर क्यू का वैल्यू अगर ओवरऑल देखेंगे तो 60 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब आप लोग को निकालना क्या, देखिए हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर में आते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर देखेंगे तो सिंपल वे में सबसे पहले आप लोग को बताना चाहिए, ये अगर यहाँ पे आता है तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब भी आप लोग का डायमीटर से एक लाइन होता है तो आप लोग को परिधि में आता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो 90 या 60 क्या होता है 150 हो गया। तो ओवरऑल आप लोग का एंगल किसका निकालना था क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर तो आप लोग खुद से देखिए ये क्यू है ये पी है, तो एक ट्रायंगल था तो समकोण त्रिभुज में 180 डिग्री होता, तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे दोनों के सम को माइनस कर देंगे। तो ये 60 था ये 90, 60 में और 90 क्या होता है 150 होता है, दोनों में माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री आ रहा है 30। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 30 डिग्री को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होपफुली बना लिए होंगे। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम हो गई। तो व्यक्ति और उसके छोटे भाई का वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए 3 वर्ष पहले व्यक्ति की छोटे भाई की उम्र मान लीजिए, हमें कुछ नहीं पता एक्स मान लेंगे। क्लियर है। और तो 3 वर्ष पहले के लिए एक्स मान लिया था। क्लियर है। तो व्यक्ति का आयु क्या होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या लिखा था 6 गुना, तो 6 गुना एक्स मान लिया। क्लियर है। अब पहले की जब भी बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब लिख रहा 8 वर्ष बाद, तो इसे भी प्लस कर देंगे। व्यक्ति का आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगुना में, तो देखिए व्यक्ति का आयु एक्स प्लस 3 कर देंगे। अब इसके दुगुने, तो दुगुना करेंगे तो देखिए ये पूरा ओवरऑल 8 ये भी लिख देंगे ना, ये तो दुगुने यानी 2 कर देंगे से 3 वर्ष का मैं तो यहाँ माइनस ओवरऑल 3 कर देंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने 6x आ गया प्लस 11 आ गया, देन यहाँ पे 2x प्लस 8 3 11, 11 दूनी 22 हो गया, 22 माइनस 3 करेंगे। ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व करते थे यहाँ तो x का वैल्यू 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। आप लोगों को व्यक्ति का वर्तमान आयु निकालना था, तो 6 था, x के सामने 2 लिख देंगे प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो फ्रेंड 15 आ गया। लेकिन यहाँ पे छोटे भाई का आयु बोल रहा था, तो बड़े एक भाई देखिए व्यक्ति के वर्तमान में 15 आ गया। क्लियर है। लेकिन छोटे भाई का बोल रहा है, तो छोटे भाई के लिए हम लोग क्या माने थे x प्लस 3 मानेंगे, तो 2 प्लस 3 5 हो गया। तो 15 और 5 का कॉम्बिनेशन कहीं लिख रहा है, तो आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए को क्लिक कर दीजिए। सिंपल वे में ऑप्शन नंबर ए ला सकते थे। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, देखिए क्या लिख रहा है। पी क्यू आर एक त्रिभुज के 3 कोण है। यदि पी माइनस क्यू बराबर 20 डिग्री और क्यू माइनस आर बराबर 26 डिग्री है, तो एंगल पी किसके बराबर होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, एक ट्रायंगल को शो करना है। चलिए मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या ले देंगे, यहाँ पे पी ले देंगे, देन इसको क्यू मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे आर। अब देखेंगे पी माइनस क्यू, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में ओवरऑल लिख नहीं रहा। क्लियर है। तो मान लीजिए हम लोग पी निकालना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग एंगल पी निकालना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं 20 प्लस क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है। तो उसी प्रकार अगर आप लोग एंगल आर निकालना चाहते हैं तो आप लोग एंगल आर में लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। सिंपल वे में आप लोगों को ट्रिक देता हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बना देगा। हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल वे में, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोण क्यू बराबर थीटा। ठीक है। अब तो देखिए कोण पी बराबर क्या होगा, तो ओवरऑल देखिए क्यू प्लस 20 डिग्री हो गया। क्लियर है। देन क्यू एंगल आर अगर निकालेगा तो आप लोगों का क्या लिखा थीटा माइनस 26 डिग्री ओवरऑल आ गया। आप लोग को ओवरऑल पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस आर तीनों का सम क्या होता है, तो ओवरऑल आप लोग को पता है 120 डिग्री होता है। अब देखिए पी का वैल्यू क्या माने थे, तो क्यू प्लस 20, तो क्यू प्लस 20 कर देंगे। देन क्यू का वैल्यू केवल थीटा डिग्री माने हैं और आर का वैल्यू क्यू माइनस 26 डिग्री माने हैं। तीनों सारे को एक साथ कर देंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम माने थे पी, तो पी के यहाँ पे हम लोग क्या माने थीटा प्लस 20 डिग्री था, ओवरऑल पता चल गया। और क्यू के यहाँ पे लोग केवल थीटा माने हैं और आल के यहाँ पे क्या माने हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता थीटा माइनस 26 डिग्री मान लिए। ओवरऑल क्या लिखे हैं 120 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 3 थीटा इजकल टू ये 2 थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 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 से प्लस हो गया। तो ओवरऑल आप लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालेगा तो देखिए 62 डिग्री आ गया। लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी, तो एंगल पी का टू हम लोग आएंगे थे थीटा प्लस 20, तो 62 में हम लोग क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे। तो ओवरऑल अगर इसको सम करेंगे तो कितना डिग्री आएगा 82 डिग्री। तो राइट आंसर होगा 82 डिग्री। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा आप लोगों को।
तो लिख रहा है यदि sin a प्लस cos a का वैल्यू √3 है तो tan a प्लस cot a प्लस 2 sin a का मान ज्ञात करना। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग वैल्यू पुट करके देखिए, तो वैल्यू पुट करने पे आपका √3 इक्वल नहीं आएगा। तो जब भी स्टेप से नहीं आता ना तो हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें। तो देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर किया तो आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, देखिए sin स्क्वायर आएगा, देन प्लस क्या लिखिएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी कॉल स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, प्लस क्या आएगा 2 sin a इंटू कॉस आएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ 2 sin a इंटू कॉस आ गया, ओवरऑल √3 का स्क्वायर केवल 3 आ गया। और आप लोग खुद से बता सकते हैं sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 1 कर दिया प्लस यहाँ पे 2 है sin a इंटू कॉस है, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2 sin a इंटू कॉस लिख दिया हूँ। ओवरऑल आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, बराबर 3 है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं 2 sin a इंटू कॉस लिखते हैं। देखिए 2 sin a इंटू कॉस कीजिएगा तो 3 में से 2 बचा, ये दो को कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल आप लोग यहाँ पे निकालिएगा तो sin a इंटू कॉस, देखिए लिख दिया हूँ sin a इंटू कॉस का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा। अब देखेंगे क्या लिखना है, हम लोग को निकालना है tan a प्लस cot a का वैल्यू। सबसे पहले tan थीटा को ओवरऑल आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम लोग एक काम करते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं सैन थीटा, बट टैन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग खुद बताइए। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सैन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ओवरऑल लिख सकते हैं टैन ए थीटा को सैन ए बाय कॉस ए कर दिए। देन कॉट ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय सैन ए कर दिए। यहाँ तक तो आप लोग को ओवरऑल पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। देन प्लस क्या लिख रहा था 2 सैन ए इंटू कॉस ए लिख रहा था, 2 सैन ए इंटू कॉस ए कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा सैन ए इंटू कॉस ए, तो लिख दिए सैन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है, कॉस ए कट गया तो सैन ए को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया सैन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ गया। ओवरऑल यहाँ पे क्या लिख रहा है आप लोग का 2 सैन ए इंटू कॉस ए। अब सैन इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 है। अब देखिए सैन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, सैन इंटू कॉस ए वैल्यू 1 था, प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया, तो 1 और 2 कितना 3। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर आएगा 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो बन जाएगा, तो राइट आंसर आएगा 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा। तो वो क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा सा 7 नंबर, तो फ्रेंड्स 7 नंबर बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था नेटवर्क इशू की वजह से, चलिए बता रहा हूँ। अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% की दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। कुल ब्याज राशि के रूप में 1620 रुपये प्राप्त हुआ। तो योजना बी में कितनी राशि दी है, कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए ओवरऑल आप लोग को योजना ए के लिए मान लिया एक्स था, देन आप लोग इसमें टाइम 5 वर्ष लिख रहा, ओवरऑल रेट था 8%। क्लियर है, तो ओवरऑल आप PRT बाय 100 कर देंगे। देन नेक्स्ट का हम लोग क्या मानेंगे, तो यहाँ पे 4 गुना था उसका, तो हम लोग 4 को x से गुना करें, 4x कर देंगे। देन इसका परसेंट कितना था, सबसे पहले 7 वर्ष था और टाइम कितना लिख रहा था 5% लिख रहा था। ओवरऑल इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब टोटल दोनों का सम लिख रहा था 1620 लिख रहा है, 1620 कर देंगे। देन ओवरऑल अगर सॉल्व करते हैं तो 5 चौक 8 पचे 40, यानी कि 40x बाय यहाँ पे 100 आ गया। देन आप लोग यहाँ पे करेंगे तो 7 पचे 35, 35 चौक कितना होता है 140, तो 140x बाय 100 आ गया। ओवरऑल कितना ले 168। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए x का वैल्यू आएगा 900, कितना आएगा 900। और आप लोग को क्या करना है, योजना बी में निवेश की गई राशि निकालना। तो यहाँ पे योजना बी के लिए अगला देखिएगा ना, तो इसका 4 गुना था, 4 कर देंगे और एक्स का वैल्यू 900 था, तो 900 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 3600 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से देखिएगा, इजी क्वेश्चन होता है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। सी द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत क्या है, तो चलिए देखते हैं सी क्या लिख रहा है ये। तो सी देखिए सबसे पहले टोटल मार्क्स देखिएगा तो कितना लिख रहा, 6 अंकों का सभी के अंक 600 थे, 100 थे, तो 600 टोटल अंक हो गया। अब सी के द्वारा बोला तो सी के लिए देखिए 80 80 70 60 70 60 को जोड़िए, सारे को सम कीजिए तो 420 आएगा। और ओवरऑल कितना लिख रहा था 600 लिख रहा था, तो 420 बटा 600 गुना 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, तो ओवरऑल करेंगे तो 70% आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए WXYZ एक चतुर्भुज है जिसमें XQ और ZP रेखा WY के इस प्रकार लंबवत है कि XQ ZP है। विकर्ण ZX और WY एक दूसरे के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। OX बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो ZX का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज क्या है देखिए आप लोग के सामने ये है, चतुर्भुज का नाम क्या है W है, आप लोग के सामने ये X है, देन ये Y है और ये आप लोग का Z है। क्लियर है, और आप इसमें लिख रहा है देखिए XQ, तो ये XQ और ZP, देखिए XQ और ZP WY को इस पर लंबवत है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक लंबवत के लिए स्टेप्स आप लोग बना देंगे। तो XQ है, तो XQ एक लंबवत हो गया, किसके पे है, तो एक ZP है, तो देखिए ये ZP, ये दोनों आपस में हम लोग लंबवत ले लिए। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा।
अब यहाँ पे देखिएगा दोनों एक दूसरे को ओ पे काटता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक दूसरे को काटते नहीं, एक अलग बिंदु देते हैं, ओ पे काट रहा, क्लियर है। अब इसमें ओ एक्स का वैल्यू, तो ओवरऑल ओ एक्स का वैल्यू आप लोगों के सामने 12 लिख रहा, और आप लोग को जेड एक्स का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का ये जेड एक्स, तो जेड एक्स कहाँ, ये जेड है, और देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जेड एक्स का वैल्यू निकालना। सबसे पहले आप लोग को ऑलरेडी पता है पूरा का निकाला तो ये दुगना होता है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो कितना होगा, 12 दूनी 24 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन है 24, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर आप लोग का ट्रिक क्वेश्चन पता है तो आप लोग को कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग को ये कंसेप्ट अगर पता होगा, देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कंडीशन के अकॉर्डिंग पता हो, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक का वैल्यू 12 था, तो 90 डिग्री के लिए अब क्या होगा, 12 दूनी 24 टाइप से मैं कर दिया हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देन मैं और भी क्वेश्चन को बताऊँगा। रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता तो कविता के पास मौजूदा कंचे की संख्या 3 गुना, तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होते। तो कविता के पास वास्तव में कितने अंश है, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए माना कि कविता के पास कंचों की संख्या कुछ नहीं पता, हम लोग एक्स मानेंगे, क्लियर है। अब टोटल 12 थे, तो हम लोग रवि के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस 12 करेंगे। यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा ना, ये कविता का था, तो देन आप लोग का ये क्या होगा, रवि का होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है उनमें से एक कंचा दिखा है, तो कविता के पास मौजूदा कंचों की संख्या 3 गुना। तो देखिए कविता के पास आप लोग को मान लीजिए x+1 था, क्लियर है, इसका 3 गुना यानी 3 से गुना कर देंगे। रवि के पास मौजूदा कंचे से 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रवि का x-12 था, +1 कर देंगे। अब इससे कितने बराबर है, 4 गुने के बराबर है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो x का वैल्यू देखिएगा तो 47 आएगा। तो x किसको माने थे, तो कविता के पास कितना होगा, 47, तो 47 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो sin A इंटू sin B बराबर ये लिख रहा है। फ्रेंड्स अगर आप लोग को फार्मूला पता है तो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए cos A माइनस बी का फार्मूला ओवरऑल आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए cos A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में। cos A इंटू cos B, देखिए मैं लिख देता हूँ cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू क्या होता है sin B, ये फार्मूला लिखिएगा sin A इंटू sin B। देन जस्ट लाइक से आप लोग को cos A प्लस बी का यहाँ सामने लिखना पड़ेगा, cos A प्लस बी का। तो इसमें भी ओवरऑल सेम लिखते हैं फार्मूला, बस माइनस का भी प्लस कर देते हैं, यानी cos A इंटू cos B कर देंगे, प्लस के यहाँ पे माइनस कर देंगे sin A इंटू sin B कर देंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं, तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, ये आप लोग का कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी आ गया। अब देखिए दोनों सेम में आ गया ना, तो ओवरऑल करेंगे तो आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ए आ जाएगा आंसर, देख लीजिएगा सॉल्यूशन करके सेम प्रोसेस पे था ये। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कैसे बनाना है ये। फ्रेंड 12 आप लोग खुद से बना के बताइए क्या रहा, वैसे मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए एक निवेशक ने शेयरों में से 2 लाख का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे, फिर तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयरों के मूल्य में निव्वल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करना, पहला दिन 18 बढ़ा, दूसरा दिन 15% गिर गया, दोनों का निकालेंगे। तो पहला 18 बढ़ा, दिन अगला घटा तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 गुना 15 करेंगे। ओवरऑल किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो इसको अगर आप लोग पूरे सॉल्व करते हैं तो देखिए 0.3% आप लोग का प्लस में आ गया, यानी वृद्धि हो गया। अब तीसरा क्लिक कर रहे हैं, तो तीसरा क्लिक क्या करेंगे, आपका 0.3 है माइनस 3% गिरे तो 3 गिरा देंगे, माइनस यहाँ से क्या करें 0.3 ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आप लोग का आएगा आप लोग के सामने -2, देखिए -2.709 आएगा, क्लियर है। आप लोग को बोल रहा शेयरों में कितनी की कमी आया, तो 2.7 की कमी आया, तो ऑप्शन है क्या, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। इसमें आप लोग का इससे कोई मतलब नहीं होता, क्लियर है। ये टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 केजी में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ देकर 95 रुपये में बेच दी। यदि विक्रेता ने 76 रुपये में कुकीज़ खरीदी तो लाभ क्या होगा। कुछ नहीं करना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कुकीज़ का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 76 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 20 से करेंगे, तो ओवरऑल इसका सीपी निकल जाएगा। तो देखिए सीपी अगर आप लोग निकाले होंगे तो फ्रेंड्स टोटल निकला होगा 3.8 रुपीज़, क्लियर है। अब कुल लाभ, तो कुल लाभ क्या था, देखिए 95 था आप लोग का, 95 क्या करें 76 को माइनस कर देंगे, क्लियर है। अब इसमें +1 को ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल अगर आप लोग इसको कीजिएगा तो 95 में से 76 जाएगा, 19 बचेगा, 19 बचेगा आप लोग। इसको सॉल्व करने प्लस क्या करेंगे 3.8 को जोड़ देंगे, तो ओवरऑल सॉल्व किए तो 22.8 आ जाएगा, 22.8।
तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो 22.8 जहाँ भी क्लिक करें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप क्यू किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है जबकि आर इसे 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर पाइप 6 घंटे में एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टंकी को खाली करने में के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। अकेले पाइप डब्ल्यू द्वारा पूरी खाली टंकी को खाली करने में लगा समय ज्ञात करें। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, देखिए मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले क्यू था, तो क्यू कितना घंटा ले रहा था, 60 घंटा ले रहा था, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं पी का, पी कितना ले रहा था, तो ओवरऑल आप लोगों के सामने 45 ले रहा था। तो टोटल अगर आप लोग देखिएगा तो 180 ले रहा था। आप लोग को इसके अकॉर्डिंग थोड़ा क्षमता के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, देन इसका क्या होगा, 4 हो गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन में आता है क्यू और आर 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, तो देखिए क्यू और आर बोला ना 6 घंटे के लिए, तो ओवरऑल आप लोग को आर के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं है, तो पी का लिख रहा ना, यहाँ पे आर ही है, सॉरी यहाँ पे ये आर था, सॉरी मैं मिस्टेक दिया। तो देखिए तो 3 और 4 था, तो 7 था ना, 7 घंटा की रफ्तार था, दोनों 6 घंटा के लिए रुआ था, 7 छक कितना हो गया, 42 हो गया। देन फिर लिख रहा आप लोग का जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए डब्लू को भी खोला है, तो अब डब्लू को भी खोल रहे हैं, तो डब्लू का एफिशिएंसी हमको नहीं पता, लेकिन तीनों को कर रहे हैं। तो आप लोग का क्यू का 3 था, देन आर का 4 था, अब डब्लू का नहीं पता, डब्लू का मान लिया, डब्लू रहने दे, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा आधे स्तर के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे में एक साथ खोला जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल, तो आधे, तो 180 का आधा क्या होता है, तो 90 ले देंगे। यहाँ पे आप लोगों का समय 90 क्यों, क्योंकि आधे कर दिया था। अब सॉल्व कीजिए, 7 को 6 से गुना किए 42 हो गया, प्लस 4 3 7 हो गया। 7 को हम लोग कितने से गुना करेंगे, 24 से, तो 7 को 24 से गुना करेंगे 168 आ जाएगा, माइनस डब्लू को 24 से गुना करेंगे तो 24 डब्लू आ जाएगा, ओवरऑल कितना आएगा, 90 आएगा। अब सॉल्व कीजिए, तो 24 42 और 68 क्या होता है, 210 होता है, क्या होता है ये 210 होता है, माइनस यहाँ पे 24 डब्लू है, बराबर क्या करेंगे 90। तो ओवरऑल आप लोग यहाँ से डब्लू का वैल्यू निकालिएगा ना, तो आप लोग के सामने 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5। लेकिन आप लोग को डब्लू द्वारा टंकी खाली में लगा समय बोला, तो हम लोग क्या करेंगे 180 को ओवरऑल 5 से केवल डिवाइड करें, क्योंकि टोटल वर्क कितना था 180 था, 180 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ें तो आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो मैं तो बताना चाहता, देखिए ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a के यहाँ पे 2x कर सकते हैं, माइनस b के यहाँ पे कितना ये 3y, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है बाय, यहाँ पे क्या कीजिए 3y माइनस 2x कीजिएगा, क्लियर है। तो ओवरऑल आप लोग सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये आंसर आएगा 3y माइनस 2x आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। 125 प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, जब भी प्रथम बोलेगा ना तो इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1, या फिर डायरेक्टली कीजिए n प्लस 1 बाय 2, तो n का वैल्यू 125 था, प्लस 1 बाय 2 कर, ये फार्मूला यूज कर लिए। तो 126 को 2 से डिवाइड करेंगे 63 आएगा, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। n प्लस 1 बटा 2 होता है। अगला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, उसके त्रिज्या की ऊंचाई 49 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ओवरऑल देखिए आर का वैल्यू 9 लिख रहा, देन स्लैंट हाइट का वैल्यू 40 लिख रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता है ट्रिपलेट, तो 9 यहाँ 49 लिख रहा, 9 49, तो यहाँ पे ट्रिपलेट पता है क्या आप लोग को, तो ट्रिपलेट तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे किसी का होता नहीं, तो आप लोग को निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब देखिए पाई का वैल्यू ओवरऑल 22/7 पुट कर देंगे, आर का वैल्यू 9 था, एल का वैल्यू 49 था, 7 का पारा में 49 7 बार में आता है, 22 को 9 से गुना करेंगे, फिर 9 को 7 से यहाँ से पूरा गुना करेंगे, तो ओवरऑल आप लोग का 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए √3/4 भुजा उसका, तो √3/4 कर देंगे। भुजा कितना था 18 था, तो 18 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का पावर 8, यहाँ पे देखिए इस टाइप से मैं काटा हूँ, आप लोग भी काट सकते हैं। देखिए तो 9 9 81 आता है, 81 √3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू को पुट करना है। देखिए यदि k² + 3 और k² + 5 अभाज्य संख्या, तो k का मान ज्ञात करें। इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ऑप्शन पुट करके देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन सबसे छोटा वैल्यू पुट किए 2 को, देखिए 2 है तो 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर + 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, फिर 2 का क्यू 8 5 13 हो गया। देखिए तीनों क्या आप लोग का अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी को ही क्लिक कर दीजिए।
चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, तो इसके खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपवर्तित रहे। देखिए, जब भी अपवर्तित का कंडीशन आता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो जितना परसेंट बढ़ता है उस वो लिख दीजिएगा। अब 100 में से 28 को बढ़ा दीजिए, कितना होगा 128 आएगा। देन इसको ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे पॉइंट्स में लगेगा तो 21.875 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे लगभग एवरेज में देखिएगा तो 22% के रूप में आ रहा। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ने 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। तो अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को 525 रुपये के अनुसार खरीदा, कितना खरीदा 150 खरीदा। क्लियर, खरीदा। अब देखिए यहाँ पे तो खरीद दर्जन के अनुसार बेचा, तो हम लोग एक दर्जन में कितना 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्रति दर्जन अमरूद का सीपी निकालिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आप लोगों के सामने 42 रुपये आएगा। क्या आएगा ये 42, ये 42 आ गया अमरूद का सीपी। ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रति दर्जन इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालेंगे, तो अमरूद का विक्रय मूल्य आप लोगों के सामने क्या लिख रहा था 36 रुपये। तो फ्रेंड 36 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए 42 पे खरीदे, 36 में बेच दिए, क्या होगा हानि हो गया ना ये। तो हानि कितना हो गया, 42 में से 36 माइनस होगा 6 बचेगा। सीपी कितना था 42 था। ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 14.29% हानि हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। 128/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना। फ्रेंड्स सबसे पहले आइसक्रीम का जो सोफ होता है कौन के ऐसा होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, जिसमें इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है। तो फ्रेंड त्रिज्या आपको नहीं पता, तो त्रिज्या को मान लेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ऊंचाई जो है ना त्रिज्या की दुगनी, मान ली त्रिज्या आर है। क्लियर है। तो ऊंचाई क्या हो गया 2r हो गया। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब इसी चीज़ का यूज करें। देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई होता है आर स्क्वायर। तो आर तो आप लोग का त्रिज्या आर ही है, तो आर स्क्वायर कर देंगे एच का वैल्यू यहाँ पे क्या ले देंगे 2r ले देंगे। क्लियर है। अब इसका ओवरऑल वैल्यू आप लोगों के सामने लिख रहा है 128/3 लिख रहा है, अब पाई लिख रहा। सबसे पहले पाई कैंसिल कर देंगे, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ में 128 कितना बार में आएगा 64 बार में। अब देखिए यहाँ पे आर क्यूब का वैल्यू ओवरऑल 64 आ रहा। तो ये क्यूब्स का क्यूब रूट होता है 64, 4 का होता है। तो ओवरऑल आर का वैल्यू 4 आ गया। कितना आ गया 4। तो देखिए त्रिज्या का वैल्यू आप लोगों के सामने 4 आ गया। अब देखिए हाइट निकालिएगा तो इसका दुगना यानी 8 हो गया। आप लोगों को स्लंट हाइट निकालना है। तो एल इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 और 16 कितना हो, देखिए एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ओवरऑल दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा √80 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बस इस टाइप से बनाते जाइए। अगला क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 363 पाई वर्ग मीटर है फीट है। तो गुंबद का आयतन ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गुंबद जो होता है अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई स्क्वायर। तो 3 पाई स्क्वायर का वैल्यू आप लोग के सामने 363 पाई लिख रहा है। ओवरऑल क्लियर हो गया। पाई कैंसिल कर दे। 3 का पहाड़ में ये आप लोग को जो आएगा 121 यानी 121 बार में आएगा। तो ओवरऑल आर का वैल्यू देखेंगे तो 11 आ रहा। क्या रहा है 11। हम क्या करेंगे गुंबद का आयतन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू पाई रहने देंगे क्यूब। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 11 था, तो 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा सॉल्व कर पे 887.3 पाई क्यूब आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की ओर और सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है। तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबसे पहले क्या करेंगे 40 व्यक्तियों के लिए कुल हवा की आवश्यकता लिखाएंगे। तो ये 40 था, ओवरऑल कितना था 70 था, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से टोटल देखिएगा तो 2800 आ गया। क्या आ गया 2800 मीटर क्यूब। ये आप लोग का आ गया यहाँ का आयतन, होपफुली समझ आ गया होगा। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी शंक्वाकार में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था थी। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की सांस लेने के लिए 70 मीटर स्क्वायर हवा की आवश्यकता होती है। हम क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, उसे तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये आयतन दिया तो हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/3 कर देंगे। देन पाई, तो पाई 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 का वैल्यू पुट कीजिए ना, तो पाई का वैल्यू मान लीजिए 22/7 यूज करें, 1/3 पाई आर। आर का वैल्यू क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, तो आर का वैल्यू कुछ लिख रहा है क्या, आर का वैल्यू तो यहाँ पे चलिए जमीन पे स्थान क्यों ले रहा है, तो ये आर मान लिए। एच आप लोग को निकालना है, एच ले देंगे, क्लियर है। अब ओवरऑल ये जो वैल्यू था आप लोग का ये 2800 के बराबर आ गया, कितना के बराबर 2800। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है 40 के लिए लिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 का पहाड़ा में आप लोग का ये कितना बना 7 चौक 28 70 बार में आ गया। अब देखेंगे कोई कैंसिल हो रहा, ये आप लोग का कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा, 7 का यहाँ मिस्टेक हो रहा कुछ ऐसा, तो ओवरऑल इसमें कन्फ्यूजन हो गया। इस फ्रेंड्स को लास्ट में बताता हूँ इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो खुद से बना लीजिए, काफ़ी ईजी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या लिख रहा है ये। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखती है, लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। क्या समय लगता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 3 घंटे कम लगते हैं, तो दोनों और समान चाल से पैदल करने में कुल समय कितना लगेगा। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना लिख रहा था, पहला का लिख रहा था आप लोगों का 3 घंटा 15 मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे 3 घंटा 15 मिनट तो लिख देंगे। देन इसमें 3 घंटा को और जोड़े, तो 3 3 क्या होगा 6 घंटा 15 मिनट है, ऑप्शन क्या बिल्कुल, तो 6 घंटा 15 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें माध्यिका निकालना, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या कि जो डिजिट दिया था उसको आगे असेंडिंग ऑर्डर में बदलिएगा। पहला लिखेंगे 3, फिर 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, देन फिर हम लोग 14 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 18, उसके बाद लिखिएगा 22 आएगा, फिर क्या आएगा 23 आएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिएगा टोटल एन का अगर वैल्यू आप लोग देखते हैं तो 9 आ रहा, कितना रहा ये 9 आ रहा, क्लियर है। तो एन अगर 9 है तो माध्यिका के लिए क्या होता है एन प्लस 1/2, तो एन प्लस 1 9 और 10/2 यानी पाँचवा टर्म कौन सा, तो देखिए आप लोग को पता होगा फार्मूला एन प्लस 1/2 होता है ये इवन के लिए, क्लियर है, ये ऑड के लिए। तो 10/2 यानी पाँचवा टर्म आप लोग को देखना पड़ेगा क्या है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो पाँचवा टर्म कितना 14, तो राइट आंसर 14 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। एक मीनार को उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखिए एक मीनार को बनाना ड्रॉ कर दिए। देखिए इसका दूरी क्या लिख रहा, सबसे पहले ओवरऑल 44 दूरी लिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ से उन्नयन कोण, तो यहाँ पे उन्नयन कोण लिख रहा था आप लोग का 60 डिग्री, ओवरऑल समझ आ गया। ये आप लोग का 30 डिग्री होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अभी बताया था 30 60 90 का कंडीशन याद रखेगा। 30 में आप लोग का 1 होता है, 60 में √3 होता है, देन 90 में 2 होता है। आप लोग देखिए यहाँ पे 30 का वैल्यू ओवरऑल कितना लिख रहा है 40 44 लिख रहा। आप लोगों को ऊंचाई निकालेंगे 60 का वैल्यू लिख रहा। हम क्या करेंगे 44 को √3 से गुना करेंगे, √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 44 को 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 76.12 मीटर आएगा, 76.12। तो ओवरऑल अगर राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बिना लल्लू वाला क्वेश्चन था ये। अगला, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 7 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 448 है तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या लिख रही है, एचसीएफ लिख रहा, तो एचसीएफ हम लोग मान लेंगे एक्स मान लेंगे, देन एलसीएम, तो एलसीएम जो बोल रहा ना उसका 7 गुना, तो हम लोग 7x कर देंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब लिखा दोनों संख्याओं का गुणनफल 448 है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ देखिए x है, देन यहाँ पे आप लोग का 7x है, ये दोनों का गुणनफल क्या लिख रहा है 448, तो ओवरऑल हम लोग 448 कर देंगे। सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कर 8 का पावर में कीजिए तो 8 6 48 हो गया, फिर 2 चौके, तो ओवरऑल आप लोग देखिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ओवरऑल आप लोग का 64 आ रहा है, क्लियर है। तो ये एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ के अंतर, तो 7x में से 1x गया तो 6x में 6 का दें, एक्स का वैल्यू 8 था, तो 8 6 कितना हो गया 48, तो ओवरऑल राइट आंसर होगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 26.7 और 71 है, तो आंकड़े का माध्य क्या याद करें। सबसे पहले आप लोग को माध्य का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ मोड का फार्मूला, होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। तो मोड का फार्मूला होता है, देखिए मैं ले देना चाहता हूँ 3 मीडियन,
3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे मोड का वैल्यू आप लोग के सामने लिखा 26.7 लिख दिया हूँ, क्लियर है। अब 3 मीडियन का वैल्यू 71 लिख रहा, देन -2 मीन का वैल्यू मीन लिख देंगे MEN। आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल अगर मीन का वैल्यू निकालते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने देखिएगा ये जो वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 93.2 आ जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके। चलिए, एक धनराशि को 4 सदस्यों ABCD के बीच में 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित किया था। यदि C को D से 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो D का हिस्सा निकालना। चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले A है आपका, ये आप लोग का ये B है, देन C है और आप लोग का ये D है। यहाँ पे आप लोग का 4 है, देन 7 है, फिर 9 है और ये 3 है, क्लियर है। C को D से, तो C को D से 700 रुपये अधिक, 720 रुपये अधिक मिलता है। देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 6 है, तो 6 का ओवरऑल वैल्यू लिखा 720 के बराबर। तो फ्रेंड्स एक का वैल्यू देखिएगा तो 120 के बराबर हो गया ना। ये हम लोग को डी का हिस्सा निकालना था, तो 120 को इस 3 से गुना कर देंगे तो ओवरऑल कितना आएगा, 360 रुपीस आएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये रैकरिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 है, 1 आने देंगे, 2 4 है, 2 4 दोनों पे रैकरिंग था, तो इसके बदले क्या करेंगे 99 देंगे। आप लोग सॉल्व कीजिए तो 99 को 1 से गुना कर, 99 24 कितना होता है, तो 123 हो गया। ओवरऑल कितना करेंगे 99 से डिवाइड कर देंगे तो 123/99, इसको काटेंगे तो 41/33 आएगा। 41/33 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 33 क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा। 4 गुना 4, देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे 4 कर देंगे, इसके ऊपर कुछ है तो 1 है, तो यहाँ देखिए n+5 था ये, और 4 के ऊपर कुछ है तो 1 था, तो इसको भी ऐड कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए 56, 4 256 है, तो आप लोगों को पता है 4 को लगातार 4 बार गुना किए तो 256 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा तो n+6 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा। तो ओवरऑल अगर n का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे -2 आ रहा है, क्या आ रहा है ये -2। और हम लोग क्या करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढलने चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 करें n के यहाँ पे -2 है, +4 करेंगे, तो देखिए 5 है माइनस प्लस -2, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो 25 होगा आंसर, क्लियर है। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर स्टेप से आता है तो आप लोग ही बना लीजिएगा पूरा। 1 2 3 का व्युत्क्रम में क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा व्युत्क्रम की बात जब भी करेगा तो आप लोगों को क्या करना, एक है तो एक को ढक दीजिए, तो एक को ढक दें, 3 दूनी क्या आ गया 6 आ गया। अब बी को बोला तो बी को ढक दें, तो 3 एकम क्या आ गया 3 आ गया। अब आप लोग को सी के लिए बोला तो इसको ढक देंगे, 2 एकम क्या आ गया 2, तो 3 सॉरी 6 3 2 होगा, 6 3 2, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 40 आदमी और 20 लड़के को उसी तरह का काम करने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप लोगों को क्या करना, 6 आदमी तो 6 मैन मान लेंगे और 8 बॉय था 8 बॉय मान लेंगे। किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। देन फिर लिख रहा आप लोगों को 26 मैन है, तो 26 मैन और 48 व्यक्ति है, बॉय लिख रहा ना, किसी कार्य को 2 दिन में करता है, तो 2 का पारा में लो 10 कितना बार में 5 बार में काट देंगे, क्लियर है। इसको सॉल्व कर दे, 6 पचे क्या होगा 30 m, तो यहाँ पे 30 m बराबर 8 पचे क्या होता है 40 b। यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिख रहा है 26 m प्लस यहाँ पे आप लोग का 48 b लिख रहा है ना। अब सॉल्व कर लीजिए ना ये, तो 30 में से 26 गया तो ओवरऑल आप लोग को 4 m बच गया, क्या बच गया 4 m बराबर 48 में से 40 गया तो 8 b बच गया। अब ओवरऑल क्या करेंगे, देखिए m और b में रेशियो निकालेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कीजिए 2:1 आ गया, तो m का एफिशिएंसी 2 है और बॉय का एफिशिएंसी 1 है। अब देखेंगे सबसे पहले ये जो है किसी में एक में पुट कर देंगे, तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखिए 6 है, 6 का दें, m का वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 था, तो 2 पुट कर देंगे, देन 8 है 8 और b का वैल्यू 1 था 1 कर देंगे। ओवरऑल इसका काम कितना था 10 था, तो 10 से गुना कर देंगे। और आप लोग को निकालना किसका था, किसका निकालना था 40 आदमी, तो 40 से 40 कर देंगे। आदमी का क्षमता क्या था, तो आदमी के लिए 2 था, क्लियर है, प्लस 48 बॉय था, 48 कर दें बॉय के लिए 1 था। अब दिन निकालना था हम लोग इसको डी से गुना कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, देखिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, 6 दूनी क्या होगा 12, 12 और 8 20, तो 20 को 200 से गुना कर 10 से गुना करें तो यहाँ पे 200 आ गया, 200 बराबर 40 दूनी 80 हो गया, 80 और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है आप लोग को 48, तो 80 और 48 को जोड़ दीजिए ना, तो 80 और 48 तो कितना हो 128 डी आ रहा। तो यहाँ से तो पॉइंट्स में आ रही है आप लोग का, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 यहाँ पे कन्फ्यूज मैं किया हूँ, 1 ये ठीक है, कहीं गलती हुआ है क्या देखना हो। देखिए 6 दूनी 12 ये भी ठीक है आप लोग का 10 ठीक है, 6 मैन और 8 एकम 8, तो ओफो
यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 होता है, मुझसे यहाँ मिस्टेक हुआ, 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ पे देखिए 12 हो गया, फिर 8 एकम 8, 12 8 20 हो गया। 20 को हम लोग सबसे पहले 10 से गुना करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में आप लोगों का कितना था, तो 40 आदमी निकालना, तो 40 दूनी आदमी का ए 2 था, तो 40 दूनी 80। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ है, मेरे से नहीं हुआ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया था। देखिए 6 आदमी प्लस 8 बॉय था ना। अब इसको ओवरऑल 10 के अनुसार कार्य करवा रहे थे, क्लियर है। आप लोगों को निकालना था 40 आदमी, तो 40 मैन कर देंगे, देन 20 बॉयज कर देंगे। ओवरऑल हम लोग इसको क्या करेंगे, समय x से गुना कर देंगे। अब देखिए मैं जितना सिंपल समझा रहा हूं समझिएगा। 6 मैन का एफिशिएंसी कितना था, मैन का एफिशिएंसी 2 था, तो 6 को 2 से गुना कर दिए, 12 आ गया, प्लस बॉय का 1 था, तो 12 8 20 हो गया, इंटू हम लोग इसको 10 से गुना कर देंगे। देन 40 को एम का वैल्यू 2 था, 40 80 हो गया। अब 20 का वैल्यू 1 था, तो 80 20 क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पे 100 आ गया, एक्स अब सॉल्व कर दिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 12 8 कितना हो गया 20, तो 20 का वैल्यू आ गया 10x के बराबर आ गया। तो आप लोग को x का वैल्यू निकालिए, तो ओवरऑल 2 आ रहा, तो राइट आंसर करेंगे तो 2, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बी को क्लिक कर देंगे। तो चलिए अच्छा था क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिक्कत होता ऑनलाइन में। चलिए तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारे 35 मैथमेटिक्स। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारे शुरू से जुड़े होंगे तो 35 क्वेश्चन को हर दिन बताऊँगा और टोटल 25 सेट बताऊँ, तो आप लोग कर लीजिए। कितना है, 5 5 5 5 15 2 17, देख लीजिए मैं कितना टोटल क्वेश्चन कराऊँ केवल मैथ्स का। 5 7 8 875 मैं क्वेश्चन पॉपुलर जो क्वेश्चन आने वाला था सारे मैं बता दिया हूँ, ठीक है। मैथ्स का रीजनिंग को मैं स्किप कर दिया हूँ, क्योंकि अगर आप लोग एक पैटर्न को बना लेते सब बनता रहता है। चलिए बातें करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो चलिए जीके जीएस को ही मैं ऑपरेशन कर ही देता हूँ लास्ट क्लास में। देखिए क्या लिख रहा, एंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत में कौन सा साक्ष्य समर्थन है। तो याद रखें एंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत का समर्थन होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। अकॉर्डिंग तो देखिए एंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कभी स्वतंत्र प्रोकैरियोटिक जीव नहीं होते, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसमें कुल 70 एस राइबोसोम होते हैं, इस चीज़ को आप लोग को पता होगा, जो कि एक प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। वही यूकैरियोटिक की बात करना चाहते हैं, उसमें 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल मोटर कौशल सीखने और समन्वय के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, इसके लिए हमारा सेरेबेलम काम करता है। क्या कहता है, सेरेबेलम। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं, और ये अनुमस्तिष्क आपके मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट्स होता है, यानी मस्तिष्क के सबसे छोटे पार्ट्स को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, जिसे हम लोग बोलते हैं छोटा मस्तिष्क कहते हैं, क्लियर है। इसका मुख्य रूप से स्वैच्छिक गतियों के अनुसार संतुलन, मुद्रा और मोटर सीखने के लिए कार्य करता है। जैसे आप लोग अगर सीधा चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या कोई नया एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ काम सीख रहे हैं, आप लोगों को कोई भी नया कौशल सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अनुक्रम यानी कि अनुमस्तिष्क ही कार्य करता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और साथ साथ फ्रेंड्स अगर मान लीजिए देखते हो कोई शराबी को अगर आप लोग मार देते हैं तो वो गिर जाता है, क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क काम नहीं करता है, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं सेरेब्रम। तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्लियर है। और हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के तापमान, भूख, प्यास आदि सभी आंतरिक कार्यों का नियंत्रण होता है। बात करना चाहते हैं मेडुला। तो मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वास, हृदय गति और रक्तचाप को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियन रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो याद रखिए प्रियन रोग जो उत्पन्न होता है प्रोटीन की गलत मूलन से होता है, प्रोटीन की गलत मूलन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स ये ज़्यादातर होता है बॉडी में होता है, क्या होता है बॉडी में होता है जब प्रोटीन की कमी होती है। चलिए और ये मैक्सिमम जो देखा था मस्तिष्क में ही होता है ये। चलिए 38 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का प्रथम स्थान जो किया था हरियाणा ने किया था। किसने किया था, हरियाणा। इसलिए हरियाणा को मैं हरा कलर से डिस्कस कर देते थे, हरा कलर हो गया, हरियाणा जी की तरह। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, जो कि 20 से लेकर 27 मार्च 2025 को हुआ था। इसमें हरियाणा ने याद रखे कुल 34 स्वर्ण पदक जीते थे, यानी 34 स्वर्ण पदक जीते थे। वही 29 जो जीते थे कांस्य पदक, रजत पदक जीते थे, और 31 आप लोग का कांस्य पदक जीते थे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है। तो हरियाणा जीते थे। अगला, संगीत कलाधनी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए संगीत, तो संगीत से किसे सम्मानित किया गया, जय श्री राम। तो आर के श्रीराम को क्या से शायद किया गया, आर के श्रीमान को संगीत कलाधनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स आप लोग लिखिए कलिंग पुरस्कार किसको मिला था। तो कलिंग पुरस्कार जो मिला था वह धर्मेंद्र प्रधान को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रत्येक वर्ष भी भूख दिवस जो मनाते हैं वो 28 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 मई को प्रत्येक वर्ष भूख दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो इस बार रहा वह 105वां रहा। कितना रहा? 105वां रहा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं 25 मई को, तो याद रखें 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं 29 मई को, तो 29 मई को वर्ल्ड पर्वत डे मनाते हैं। क्लियर है? 26 मई वैसे याद नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इसमें 2-3 ईयर और आप लोग याद कर लीजिए जो इस साल के लिए नया आ गया। तो सबसे पहले 25 जून, होपफुली आप लोगों को पता होगा 25 जून 2025 को पहली बार भारत में देखिएगा संविधान हत्या दिवस मनाया गया। क्लियर है? उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद करना पड़ेगा 23 सितंबर को, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ 23 सितंबर 2025 को ही पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस मनाए। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को 23 अगस्त को भी याद करना पड़ेगा। देखिए 23 अगस्त 2023 से ही मना रहे हैं इसको, तो 23 अगस्त 2024 से हम लोग बना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स न्यू है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रहा, देखते हैं क्या लिख रही है। भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। क्लियर है? और इसके लिए पहली बार जो क्योटो कहाँ पे? जापान में है। और इसके लिए जो पहली बार जो बैठक हुआ था मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके बाद पहली बार जो बैठक हुआ था वह अगस्त 2002 में हुआ था। क्या हुआ था? अगस्त 2002 में हुआ था। क्लियर है? और इसको फाइनली जो मान्यता मिला था 16 फरवरी 2005 को ये प्रभावी हो गया था। तो पहली बार जो हस्ताक्षर हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के लिए तो अगस्त 2002 में, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता की अवधि पर कुल 8 अगस्त 2007 को प्रदान किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ग्रीन हाउस से। वैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन गैस से होती है। ओजोन गैस के लिए पहला बैठक कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। केडुली, क्या लिखा? केडुली उत्सव कहाँ पे आयोजित किया था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता केडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया था। कहाँ पे किया था? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया था। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले देखिए फेस्टिवल के बारे में बता रहा हूँ। हल्दा, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा था। हल्दा त्यौहार और डुंगरी उत्सव ये दोनों आप लोग का हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। हल्दा और डुंगरी कहाँ पे होता है? ये हिमाचल प्रदेश में। वही बात करना चाहते हैं याओ सांग, तो याओ सांग आप लोग मणिपुर में मनाते हैं। क्लियर है? चापचार, तो चापचार तो फेमस है, मिजोरम में मनाते हैं। कनुमा आंध्र प्रदेश में। हेरत और कंचोत ये जम्मू कश्मीर में। देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद में। अष्टाबेरी झांसी में। वांचुवा असम में। सिंगमो गोवा में। सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटता, देखिए सुरकोटता किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताएं ये आप लोग का गुजरात में। कहाँ पे? ये गुजरात में है। अगेन आई रिपीट, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया गया। क्लियर है? चलिए इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए पिगट ने हड़प्पा में मौजूदों को एक विस्तृत जुड़वा शहर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं। और देखिए गुजरात में ही क्या धौलावीरा, जिसको यूनेस्को लिस्ट में भारत में 40वां नंबर में शामिल किया गया था। अगला वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक संचालित पहल है। तो लिखेंगे राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आप लोग को मैं फिर से बताना चाहता हूँ संजय मल्होत्रा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ संजय मल्होत्रा है। कौन है ये? संजय मल्होत्रा। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? सबसे पहले याद रखें डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं एक होता है मैकमोहन रेखा। तो फ्रेंड आप लोग को पता हो मैकमोहन लाइन जो होता है वह भारत और चाइना को अलग करता है। भारत और चाइना को वही बात करना चाहते हैं। एक होता है रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन जो होता है वह भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। एक होता है हिंडनबर्ग रेखा, तो हिंडनबर्ग रेखा जो होता है वह जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। एक होता है 38वीं समांतर रेखा जो कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। एक होता है मैगोनेट रेखा, ये आप लोग का जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। एक होता है आप लोग का 49वीं समांतर रेखा, ये अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। एक होता है मेन रहीम रेखा, ये रूस को फिनलैंड से अलग करता है। सारी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए
MS एक्सेल में सक्रिय सेल में वर्तमान दिनांक डालने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, दिनांक डालना है तो MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग को वर्तमान डेट डालना है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग करिएगा, यानी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। इसको दबाने से एक्टिव सेल में तुरंत वर्तमान डेट, जैसे आज तारीख कितना है, तो फ्रेंड्स आज तारीख है 12 तारीख, सॉरी 12 है नहीं, आज 11 है, तो 11 है 11/10/10वां 2024-25 चल रहा, तो ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 11 तारीख इसलिए मैं फेमस है ना, आज डेट का याद आ गया। देखिए 11 अक्टूबर को सांसद रत्न आदर्श सांसद अवार्ड स्कीम स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस डी, तो याद रखिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग ऊपर श्रेणी वाले सेल की सामग्री और स्वरूपन को नीचे वाले सेल में कॉपी करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस डी का उपयोग डाटा को एक श्रृंखला को एक्सेल टेबल में बदलने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक VPN जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क द्वारा बनाई गई एनक्रिप्ट कनेक्शन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सुरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुरंग बोलते हैं। जब एक AI मॉडल प्रशिक्षित प्रशिक्षण डाटा पर तो अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन क्या लिख रहा, देखता हूँ, लेकिन नए डाटा पर नहीं करता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरफिटिंग बोलते हैं। चलिए, 9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किस व्यक्ति को चुना गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को चुना गया। CP राधाकृष्णन को चुना गया। और CP राधाकृष्णन कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये फ्रेंड्स याद है, तमिलनाडु के तिरुपुर का रहने वाला था। क्लियर है? और इन्हें कुल कितना वोट प्राप्त हुआ था? तो याद रखें 452 कुल इन्हें वोट प्राप्त हुआ था। इसके अगेंस्ट में कौन खड़े थे? तो B सुदर्शन रेड्डी। इन्हें कुल कितना वोट प्राप्त हुआ था? तो 300 वोट मिले थे। और किस गठबंधन से? तो इंडिया गठबंधन से थे। क्लियर है? जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस होता है। क्लियर है? और दोनों कितना वोटों से जीते? CP राधाकृष्णन 152 वोटों से जीते। क्लियर है? चलिए, और आप लोग को बताना पड़ेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा CP राधाकृष्णन भारतीय संविधान के अभी उपसभापति हैं। सबसे पहले देखिए, एक पदेन सभापति होता है, तो आर्टिकल नंबर 64 के तहत पदेन सभापति होते हैं, लेकिन भारतीय राज्यसभा का जो उपसभापति है वो आर्टिकल नंबर 89 के तहत है। ये दोनों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। 25 मार्च 2025 को सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता? सबसे पहले याद रखें, सेपक टापरा विश्व कप खिताब किसने जीता? तो भारतीय टीम ने जीता। क्लियर है? किसको हराया? तो जापान को हराया। किसको हराया? जापान को हराया। क्लियर है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखता हूँ क्या लिख रहा है, देन आप लोगों को सामने और भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो देखता हूँ क्या लिख रही है। भारत में देसी प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लीटन ने पेश किया था। किसने किया था? लॉर्ड लीटन ने किया था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1878 की बात है। देखिए, कल मैं डिस्कस किया था 1878 में लीटन ने भारतीय भाषाओं के लिए समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, और इसको रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कब किया था? तो 1882 में रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं लॉर्ड डलहौजी का, तो लॉर्ड डलहौजी को क्या बोलते हैं? हड़प नीति। चलिए, अगला, तो इसका टेन्यूर कितना था? तो 1848 से 1856 था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को भी लागू किया था। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 25 जनवरी को। ओवरऑल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इस वजह से 2011 से, इसलिए 2011 से हम लोग क्या मना रहे हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। क्लियर है? मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस किया गया, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बारे में डिस्कस करता है। क्लियर है? और निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 से मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, भारत का 26वां नंबर का
चुनाव आयुक्त कौन है, पता है आप लोगों को? बिल्कुल, तो याद रखिए ज्ञानेश कुमार है। कौन है ये? ज्ञानेश कुमार। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ज्ञानेश कुमार बने हैं। और पहला कौन थे? तो सुकुमार थे। पहला कौन थे? सुकुमार थे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए जो निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति होता है उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? सबसे पहले पीएम शामिल रहते हैं, विपक्ष का नेता शामिल होते हैं, और एक प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग कोई भी एक मंत्रिमंडल के एक सदस्य शामिल होता है। क्लियर? ये भी एक नियम बन चुका है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 21 जनवरी को मनाते हैं मेघालय दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। चलिए, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ग्रह के बारे में। एम भैम जैसे याद कर, देखिए एम भैम, एम भैम याद कर लीजिए, देन जेसन याद कर लीजिए। देखिए ये जो शुरू में मैं 4 ग्रह लिखा हूँ एम भैम, तो ये चारों बारे में बता, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये जो लास्ट में 4 जो ग्रह इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। यानी कि याद है, इसके दोनों जो बीच में आता है इसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो बोलता है क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पेपर में पूछता है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होता है, तो एम और जे। तो ये M4 होता है मार्स होता है, J4 होता है जुपिटर। याद रखें, जुपिटर और मार्स ग्रह के बीच में क्या होता है? ये क्षुद्र ग्रह होता है। क्लियर है? और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हेलु पुच्छल तारा 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। इससे पहले जो लास्ट दिखाई दिया था 1986 में, और अगले बार दिखाई देगा 76 साल जोड़ दीजिए ना, तो 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? सबसे पहले याद रखें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। 1922 तक चला था। क्लियर है? चलिए इसके बारे में कुछ डीपली बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद होगा आप लोगों को, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। अब जिसमें इसका जो विरोध किए थे CR दास, याद रखिएगा CR यानी चित्तरंजन दास। देखिए मैं लिख देता हूँ, चित्तरंजन दास ने सितंबर 1920 जब हुआ, देखिए मैं लिखता हूँ, सितंबर 2020 का जब हुआ था ना कांग्रेस का बैठक, उसमें इसका विरोध हुआ था। देन फाइनली दबे नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। यानी क्वेश्चन आता किस अधिवेशन में इसको प्रस्तावित किया था, तो नागपुर अधिवेशन। देखिए लिख देता हूँ, नागपुर अधिवेशन में ही इसको, नागपुर अधिवेशन, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बताना। देखिए सबसे पहले हुआ ये था, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, 1920 में, देखिए 19 सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में CR दास यानी चित्तरंजन दास ने इसका भारी विरोध किया था। देन नागपुर अधिवेशन जो कि लगता है 1920 में हुआ था दिसंबर में, उसी समय CR दास ने इसका प्रस्तावित किया था। क्लियर है? और देन 1 अगस्त, देखिए मैं लिख देता हूँ, 1 अगस्त 1920 को ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। और 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अधिवेशन में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करके 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। क्लियर है? इसके साथ साथ क्या हुआ था, देखिए 5 फरवरी, देखिए मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसकी वजह से फाइनल दबे 12 फरवरी 1922 को इसको बंद करना पड़ा था। क्लियर है? चलिए तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा नहीं है, तो फिर नहीं है तो यानी देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते, देखिए भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परिषद, तो ये आप लोग का डिस्कस किया गया भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो भारत में कैग के अध्यक्ष कौन है, तो संजय मूर्ति हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता राज्य लोक सेवा आयोग का भारतीय संविधान में डिस्कस किया गया, जो कि कितना में है, तो आप लोग को पता आर्टिकल नंबर 315 से लेकर आर्टिकल नंबर 323 के बीच में। क्लियर है? भारतीय चुनाव आयोग, इसका डिस्कस कितना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में है। तो आप बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में, तो राइट आंसर हो गया पहला ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सुनते जाए, केवल याद रखिए। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्थापना जो हुआ था वह 2005 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्थापना कब हुआ था, 2005 में हुआ था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। क्लियर है? और केंद्रीय सूचना आयोग में एक सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। क्लियर है? और इसका जो गठन हुआ था 5 आयुक्त में हुआ था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी जुलाई 2025 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल समारिया। कौन है ये? हीरालाल समारिया, याद कर लीजिएगा,
हीरालाल समारिया, याद कर ले, हीरालाल है, क्लियर, हीरालाल समारिया है। वही बातें करना चाहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको बोलते हैं कैग। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में कैग के बारे में बोला गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होते हैं या फिर 65 वर्ष, जो दोनों में से पहले होता है, क्लियर है। और वर्तमान समय में फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहते हैं कैग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है संजय मूर्ति हैं। कौन है? संजय मूर्ति हैं, क्लियर है। वही राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी का स्थापना जो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, ली आयोग के आधार पर हुआ था। इसका वर्तमान देखो ना डॉक्टर अजय कुमार। चुनाव आयोग का स्थापना के बारे में बता, इसका मेन कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासत शामिल थे? तो फ्रेंड्स याद रखें, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कुल 565 रियासतें शामिल थे, क्लियर है, 565 रियासतें शामिल थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तनीय बही खाता। क्या होता है? अपरिवर्तनीय बही खाता होता है। चलिए, ग्लू ऑन, क्या लिखा है? ग्लू ऑन किस मूलभूत बल का वाहक कण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए, प्रबल नाभिकीय बल। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रबल नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग बल कहलाता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल कहलाता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, इसलिए, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वांटम यांत्रिकी में एक कण का एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुपर पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर पोजिशन। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान कौन सा है? तो याद रखें, अपना प्यारा भारत देश विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। तो कौन सा लिखिए? भारत। अब भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है, क्लियर है। चलिए, और आप लोगों को पता है राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी जान लीजिए, 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को ही वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था, क्लियर है। और दूध क्रांति का जो संबंध है तो वह ऑपरेशन फ्लड से होता है, इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा, क्लियर है। चलिए, और विश्व मिल्क दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग। नीति आयोग का पूर्वकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले नीति का फुल फॉर्म जानिए। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? देखिए आप लोग आगे लिखिए, नीति आयोग किसके जगह पे आया? तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, योजना आयोग के जगह पे आया, क्लियर है। और योजना आयोग को बर्खास्त कब किया गया था? तो ये भी डेट जान लीजिए। तो 13 अगस्त को किया गया था। कब किया गया था? 13 अगस्त 2014 को इसको बंद किया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। उसी यहाँ पे नीति आयोग आया। और नीति का फुल फॉर्म आगे जानिए। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले याद रखें, नीति आयोग का पूर्वकालीन सदस्य जो घोषित किया गया है राजीव गौबा को। किसको घोषित किया? राजीव गौबा को। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। इससे सहल आप लोग को बताना चाहता हूँ, नीति आयोग का भी वर्तमान देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तो अभी कौन है? पीएम मोदी, यानी नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। देन नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी, ये भी याद कर लीजिए, सुमन बेरी इसका कौन है? अभी उपाध्यक्ष है, क्लियर है। वही नीति आयोग को सीईओ बात करना चाहते तो सुब्रमण्यम है। कौन है ये? सुब्रमण्यम है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद करें, बी आर सुब्रमण्यम हो गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूटान की सीमा किन भारतीय राज्यों से जुड़ी नहीं है? सबसे पहले भूटान की सीमा कौन कौन राज्यों से जुड़ी होती है उसके लिए एक ट्रिक है, देखिए मैं लिख देता हूँ। साब को याद कर लीजिए। क्या साब? कैसे हैं जी आप? देखिए साब। अब देखिए, सबसे पहले S4 आपका हो गया सिक्किम। क्या हो गया फ्रेंड? S4 हो गया आप लोग का सिक्किम हो गया। आई होप क्लियर होगा। A4 होता है आप लोग का असम। A4 क्या होता है? असम होता है। फिर A4 होता है अरुणाचल प्रदेश। A4 क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। अब B4 क्या होगा आप लोग का? बंगाल। यानी ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अब असम और बंगाल को टच करता है। तो इसके अलावा कौन है? देखिए, सिक्किम को भी टच किया, असम को भी, बंगाल को भी, तो उड़ीसा को ये टच नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए, और क्या, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो है सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो देखिए, असम राज्य से नहीं बोला ना। देखिए, सबसे पहले बातें करना चाहते हैं नट पूजा का। ऑलरेडी आप लोग को पता हो, नट पूजा का संबंध असम से होता है। चोंगली भी आप लोग का असम में होता है। बहुत हमेशा लाते हैं असम से। ये तीनों का आप लोग का किससे? ये असम से है। तो क्या बचेगा? काठी। तो काठी का जो संबंध होता है वह आप लोग का मध्य प्रदेश से होता है। किससे होता है? मध्य प्रदेश, यानी कि MP से होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन में निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया। सबसे पहले हम लोग इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो लिखा है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 51 में लिया गया, आर्टिकल नंबर 51 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए, और राज्य के नीति निर्देशक से भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में डिस्कस किया गया, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया, जो कि जिसका डिस्कस भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में लिया गया, क्लियर है। इसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। बातें करना चाहते हैं हम लोग आर्टिकल के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग बातें करना चाहते हैं यहाँ पे आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में बोला गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या होता है, समानता का अधिकार होता है, क्लियर है। चलिए, आर्टिकल 31 था आप लोग का संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा के आप लोग का विधि नियम यानी कि 300A में शामिल कर दिया गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्या लिख रहा है देखते हैं। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1798 के टेन्यूर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन थे ये, लॉर्ड वेलेस्ली थे, क्लियर है। इसी के समय क्या हुआ था, सहायक संधि हुआ था, याद रखिएगा, क्लियर है। और 1798 में देखिए मैं लिख देता हूँ, 1798 के समय सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि किया था। किसने किया था, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि किया था, क्लियर है। देन तुरंत इसके बाद यानी 1802 में बसीन की संधि हुआ था, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था, क्लियर है। ये भी आप लोगों को होपफुली आप लोगों को पता होगा। चलिए, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संपादक का समाचार पत्र सुमिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोग का नहीं के बारे में बोल रहा। पहला ईश्वर राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता राजा राम मोहन राय के द्वारा जो लिखा गया था, आप लोग के सामने जो लिख रहा आप लोग का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी के साथ साथ मिरायतुल अखबार भी लिखा था। तो ऑप्शन पहला सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो सोम प्रकाश को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। मोतीलाल घोष अमृत बाजार में लिखा था। एनी बेसेंट सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये गलत है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा था ये, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था, क्लियर है। चलिए, एनी बेसेंट के द्वारा क्या लिखा गया था, तो न्यू इंडिया, याद रखिएगा न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया जो लिखा गया था वो आप लोग का एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। साथ में कॉमनवेल्थ, देखिए दोनों कॉमनवेल्थ, ये दोनों इंग्लिश वर्ड वाला जो था ना वह एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था। सारा बच्चा जानता होगा, क्योंकि याद होगा आप लोगों को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जो हत्या किया था 30 जनवरी 1948 को किया था, 30 जनवरी 1948 को किया था, क्लियर है। और गांधी जी की हत्या नई दिल्ली के बिरला भवन पास हुआ था। क्वेश्चन आता कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ था, बिरला भवन में हुआ था। एक होता है बिरसा, एक होता है बिरला, तो यहाँ पे याद रखा बिरला भवन पे हुआ था, क्लियर है। चलिए, और नाथूराम गोडसे ने स्वचालित पिस्तौल बेरेटे से गांधी जी की हत्या कर दिया था, क्लियर है। चलिए, अब गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, देखिए याद रखिएगा नाथूराम गोडसे के साथ साथ नारायण, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। नारायण आप्टे, ये भी क्वेश्चन नारायण आप्टे, ये दोनों को फांसी का सजा दे दिया था। अब फांसी कब हुआ था पता आप लोगों को, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ 15 नवंबर 1948 को ये दोनों को फांसी हो गया था। किसको किसको हुआ था, नाथूराम गोडसे के साथ साथ नारायण आप्टे को हुआ था, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और इसके साथ साथ इसमें 3 लोग और थे, गोपाल पांडे, मदन लाल हावा, विष्णु, ये सब सारे को आजीवन कारावास दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं ग्लैवनीकरण। क्या बोलते हैं, ग्लैवनीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में से अवल्कीकरण की वजह से क्या होता है, रबर वाला याद कीजिए, रबर को सल्फर के साथ गर्म करते उसको बोलते हैं वल्कीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है। सबसे पहले कार्बन का अप्रूप क्या होता है, तो एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप होते हैं जिसका भौतिक गुण अलग होते हैं। सबसे पहले कार्बन के पहला अप्रूप होते हैं, देखिए हीरा जो सबसे कठोर होते हैं, देन ग्रेफाइट होते हैं, देन आप लोग को पता है फ्लोरीन होते हैं, और लास्ट होता है ग्रेफिन जो आप लोग को मोबाइल में है। ये चारों आप लोग इसका ग्रेफिन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट, हीरा होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 क्वार्ट्ज जो होता है ना आप लोग का एक कार्बन का अप्रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। CRISPR केस 9 तकनीक का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर होता है जीन संपादक होता है। क्या होता है, जीन संपादक। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन में शामिल होने वाली राज्य की 28वीं विधानसभा कौन बनी? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन में शामिल होने वाली देश की 28वीं विधानसभा बनी है दिल्ली। कौन बनी है? दिल्ली विधानसभा बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिए, याद रखिए दिल्ली विधानसभा बनी है। क्लियर है? चलिए चलिए, इससे पहले कौन थे? तो नागालैंड बने थे। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य में की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू किया गया? देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की गई? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपना पंजाब। देखिए, पंजाब में याद बैटरी चार्ज रहती है, तो याद रखिएगा पंजाब की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू किया गया। क्लियर है? और इस विधानसभा में उन व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा शुरू की जो बोलने या सुनने में असमर्थ थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि काफ़ी फेमस है। और वहाँ पे किसका सरकार है? आपका क्या होगा, याद रखिएगा, यानी आपका सरकार है। आप लोग बताइए वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिख रहा है। पहला, पवनों का विक्षोभन तो होता है ये। कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति भी दिन रात बनना भी होता है। ऋतु परिवर्तन, तो ऋतु परिवर्तन घूर्णन प्रभाव नहीं बल्कि परिक्रमण की वजह से होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा इमैनुअल कांट ने किया था। किसने किया था? इमैनुअल कांट, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो देखिए, प्रायद्वीप उसे कहता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। जैसे जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। तो क्षेत्र का राइट आंसर होगा जो जल से तीन ओर घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का विचार किसने किया था? देखिए, सबसे पहले याद रखिए, भारत के संविधान का विचार जो किया था एम एन रॉय ने किया था। बी एन रॉय ने किया था। बी एन रॉय, एम एन रॉय बोलते हैं, हाँ, तो एम एन रॉय ने किया था। क्लियर है? याद रखिएगा। और एम एन रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1934 में, याद रखिए 1934 में संविधान सभा की मांग किया था। क्लियर है? और एम एन रॉय जो था ना, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के जनक भी हैं। क्लियर है? चलिए, और इन्होंने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। क्वेश्चन आता है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम एन रॉय ने। कब किया था? 1920 में किया था। चलिए, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में लाया था। क्लियर है? चलिए, और कुछ तो नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं क्योंकि वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिख रही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाल दिए गए। इनमें कौन नीचे उल्लेखित गलत उल्लेखित है? सबसे पहले देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिक्षा वन दोनों आप लोगों का संवर्धित सूची में बिल्कुल सही है। वन, जंगली जानवरों का संरक्षण बिल्कुल सही है। शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण बिल्कुल सही है। वन, स्थानीय, वन तो ठीक है, स्थानीय सरकार आप लोग का राज्य सूची में आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोग का गलत है। ऑप्शन नंबर डी को गलत कर देंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। इसमें कुल 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया था। कितना सूची को? 5 सूची को। चलिए, पांचों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला याद करें, शिक्षा को शामिल किया गया था। देन वन को शामिल किया गया था। थर्ड, भार और माप को। उसके बाद किया गया था वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के बारे में। और पांचवा किया था उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के को छोड़कर सभी न्यायाधीशों के न्याय प्रशासन एवं गठन, ये पांचों को संवर्धित सूची में डाला गया था। क्लियर है? अब देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब इस संवर्धित सूची वर्तमान समय में 52 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में कुल 59 विषय शामिल हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा। संघ सूची में कुल 98 हो गए हैं। क्लियर है? चलिए, अब तो वैसा कुछ है नहीं। अब देखिए, तीनों का जो अलग जो होता हुआ 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मूल रूप से संघ सूची में, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मूल रूप से संघ सूची में कितना था ये भी जान लीजिए। देन आप लोगों को प्रांतीय सूची में कितना था ये भी जान लीजिए। और मूल रूप से संवर्धित सूची में कितना था, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखें। देखिए, मैं अपने अनुसार जो पढ़ा था उसके अनुसार बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय शामिल थे। प्रांत में कुल कितने थे? तो फ्रेंड, इसमें 66 थे और इस संवर्धित सूची में 47 थे। और अभी चेंजिंग जो हुआ ना, अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें 100 हो गए थे। कितना हो गया था? 100। और इसमें आप लोगों को 5 गड़ गए थे, 61 हो गया। इसमें 5 जोड़ी 52 हो गया। ये मेरे पास आंकड़ा था पहले का, अभी कुछ चेंज हुआ तो अलग बात है ये। चलिए, आज सूची के बारे में, भारतीय संविधान सूची कहाँ से लिया गया? संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से।
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। तो याद रखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो कहते हैं लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके साथ आप लोग को बताना चाहता हूँ, मार्लो मिंटो एक्ट जो आया था वह 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। क्लियर है? वही बातें करें लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन का जो टेन्योर था 1926 से लेकर 1931 में था। ये भी आप लोग को याद होगा। चलिए, वेलेजली, तो सहायक संधि किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। और रैमजी मैकडोनाल्ड के समय क्या होता? भारत आज़ाद हुआ था, यानी 1947 में। कौन था? मैकडोनाल्ड। माउंट गलत हो गया, मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे जब भारत इरविन समझौता हुआ था तब। तो सॉरी, चलिए, गोलमेज सम्मेलन का समय था। भारत की अपनी क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका नाम है नाविक। क्या ये? नाविक है, NAVIC, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे? सबसे पहले तिलहन क्रांति। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा तिलहन क्रांति का संबंध किससे। देखिए मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को पता चल गया। तिलहन, देखिए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। या अंडा, तो अंडा का किससे? रजत का। रजत क्रांति का संबंध ये है। मत्स्य क्रांति, तो देखिए मछली कहाँ रहता है? पानी में रहता है। मछली को क्या बोलते हैं? नीला। पानी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, वही फ्रेंड्स बातें करना चाहते तो उर्वरक क्रांति, तो उर्वरक क्रांति का संबंध है धूसर क्रांति से। किससे होता है? धूसर से। ये भी आप लोगों को पढ़े होंगे आप लोग। हरित क्रांति तो आप लोग जान रहे होंगे, पेड़ पौधा से होता है, खदान से। मुर्रा किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? तो फ्रेंड्स याद है, मुर्रा जो होता है आप लोगों के सामने, ये आप लोग का भैंस का होता है। किसका होता है? भैंस का होता है। चलिए, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ज़्यादातर जो आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है? देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो राइट आंसर करेंगे नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। और याद रखिएगा, इसका यानी वाडा, WADA, इसका जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा सचिवालय और किस मंत्रालय द्वारा संसद भाषिनी शुरू करने के लिए समझौता किया गया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोकसभा सचिवालय और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषिनी शुरू करने के लिए समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, अनुच्छेद 120। देखिए, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा से संबंधित होते हैं। वही आर्टिकल 148 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में भाषा से संबंधित होते हैं। वही भारत का भी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। और भारत में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता, कृषि में एक प्रकार का छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए NFSA, तो NFSA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि भारत में कब आया था? 2013 में आया था। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय आय जो बराबर होता है वह NNP MP के बराबर होता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट MP के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। एंकर शब्दावली का उपयोग होती है, तो एंकर शब्दावली का प्रयोग जो होता है वह रिले रेस में होता है। किसमें होता है? रिले रेस में होता है। पहले किस खेल से संबंधित है? तो पहले थे आप लोगों को फुटबॉल से थे। क्या था? फुटबॉल से। अब विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? ये भी याद करें, 25 मई को। ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को। और कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। 2015 से मनाया जा रहा है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का जनक कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद होगा। क्लियर है? चलिए, कुछ दिवस के बारे में डिस्कस करता। सबसे पहले याद रखें 4 जून को। तो 4 जून को मनाते हैं अबोध बच्चों के लिए, यानी कि अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। वही 11 मई को क्या मनाते हैं? टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 11 देखिए आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए 11 मई को क्या मनाते हैं? टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 21 जुलाई वैसा नहीं है। और 26 जुलाई याद कर ले, 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस मनाते हैं। और 17 नवंबर को क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। इस सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। चलिए, अब आ चुके हम लोग रीजनिंग का। तो फ्रेंड रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग केवल देख लीजिए, होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे, मुझे इतना विश्वास आप लोगों पे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन केवल आप लोग देख लीजिए, और हो सके तो मैं बताने का प्रयास करता, लेकिन आप लोग खुद से कर लेंगे। देखिए एक रैंकिंग का क्वेश्चन को केवल मैं बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो देखते हैं रैंकिंग का क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये।
देखिए, किसी कक्षा के सभी 50 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राकेश दाएं से 17वें स्थान पर खड़ा है, जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ा है। राकेश और कमल के बीच कितने छात्र खड़े हैं? तो देखिए, सबसे ओवरऑल देखें, टोटल छात्र कितना है? 50 मान लें। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे बाएं से क्या लिख रहा है? बाएं से कमलेश का स्थान कितना है? 22वां। तो मान लीजिए 22, यहाँ पे कमलेश है तो ये 22वां स्थान हो गया। यहाँ पे तो लिख दिया। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब लिख रहा दाएं से 17वें स्थान पे कौन है? राकेश। यहाँ पे 17वें स्थान पे लिख रहा। आप लोग को बोला बीच में कितने हैं, तो टोटल कितना था? 50 कर देंगे माइनस, ये दोनों का सम कर देंगे, यानी कि 22 प्लस 17 कर देंगे। तो 22 प्लस 17 कर दीजिए, उसमें से 50 को हटा दीजिए। तो 50 में से 22 प्लस 17 कितना होता है? तो यहाँ पे 39 होता है। 50 में से 39 घटाएं, क्या आएगा? 11। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इजी क्वेश्चन था ये। इजी नहीं था, अगर बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम टेकन लग जाता है, फिर भी अच्छा था, दिखा दूँ मैं। बाकी ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग ही बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। बस आप लोग केवल एक बार देख लीजिए। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछे जाएंगे और आप लोग, मुझे विश्वास है, बना लीजिएगा। तो ये देख लीजिए। इसी के साथ मैं आप लोग के सामने पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन को दिखा दिया हूँ, जिसमें लगभग 17 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लास्ट ये कहना चाहता हूँ, देखिएगा क्या लिखा है। जेड ए से कहता है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है ये। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जेड ए से कहता है, बंदर सभी जानवरों में सबसे मज़ेदार है, ठीक है, क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करता है। जेड ए से कहता है। जब भी कथन रहेगा तो उसको हमेशा 110% ट्रू मान लीजिएगा। बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। बंदरों के व्यवहार पर क्या जेड आश्चर्यचकित है? तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, क्योंकि वो जेड ए से कहता है। क्लियर है? अब ए बंदरों को पसंद करता है। इसमें देखिए, पसंद करने की बात के बारे में कोई डिस्कस नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 1 करेगा। तो निष्कर्ष 1 ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, तो ये रहा आप लोग को आंसर। आप लोग देख सकते हैं आंसर भी दिया हुआ है, होपफुली देख 120 मार्क्स से। हाँ ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर है, देख सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, दुर्गा माता की जय हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, दुआ कीजिए, आप लोग का भी अच्छा हो, सभी का अच्छा हो। क्लियर है? और फ्रेंड्स, सब कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मुस्कुराते हुए छोड़ देनी चाहिए। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? सब कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए। राधे राधे। ये रहा मोटिवेशनल थॉट्स रहा। और क्या बोलूँ, मैं ये सब जो PDF दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं प्रीवियस, यानी कि देखिएगा सेट नंबर जो मैं 23 बताऊँ, इसमें सारे लास्ट में ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, होपफुली देख ले रहे होंगे। क्लियर है? तो सारे जो क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, सारे को मैं डिस्कस कर दिया था, तो आप लोग देख लीजिए, सारे को मैं डिस्कस काफ़ी अच्छे से किया हूँ। क्लियर है? ये देख लीजिए, मेरा भी है और आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज़ को, मैं खुद कहीं से लेके आया था। क्लियर है? तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। देन आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी मैं बताऊँगा। देख लीजिए क्वेश्चन। तो ये आप लोग जानते हो, शुभांशु शुक्ला जो कि अमेरिका गए थे ये। अब देखिए, G7 का बैठक कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। अब देखिए, G7 का संस्करण था ये। अब G7 का अगला संस्करण कहाँ होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आप लोगों को पता है कहाँ पे होगा, तो भारत में ही होगा। क्लियर है? अगला देखिए, ये आप लोग का है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किए थे 6 जून को। वही देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एयर इंडिया का कौन सा नाम था? तो एयर इंडिया फ्लाइट 171 था। देन ये भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन टू प्रोमिस इंडिया और इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था ये, देख लीजिए। ऑपरेशन सिंधु से भारत वाले लोग लाए थे ईरान से, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इनालिस बैरबैक, इसको याद कर ले, UNGA का अध्यक्ष बनी है ये। चलिए, अगला देख सकते हैं, जर्मनी का चांसलर कौन बनी है? तो एलेना बैरबैक बनी है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा। देख लीजिए, रामसर स्थल की संख्या कुल 91 होगा। इसमें 2 नए कौन बने? खींचन और मीनार। खींचता है मोना, किसी चीज़ को खींच देता है, याद रखिएगा। मीनार, यही लिख रहा, पूरा देख लीजिए। सारे क्वेश्चन को मैं डीपली से बताया हूँ, इसमें देख लीजिए। नाटो में कुल कितना सदस्य हो गया? 32 हो गया। नया कौन है ये? तो एक आप लोग का फिनलैंड था, एक स्वीडन हो गया। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन हो गया। इसका इस बार बैठक कहाँ हो रहा? तो नीदरलैंड में हो रहा। इसका महासचिव कौन है? तो मार्क रूट हो गए हैं। देख लीजिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। कहाँ पे होगा ये? भारत में होगा। क्लियर है? इससे पहले इस साल कहाँ हो रहा? तो आप लोग बताइए, इस साल कहाँ हो रहा? देखिए, BRICS, इस साल कहाँ हो रहा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये देखिए अगला, तो ये सब UNCB के बारे में बता दिया हूँ। देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन को डिटेल से मैं बता दिया हूँ। क्लियर? जाति जनगणना कब हुआ? 2027 में होगा। मैं डिस्कस कर दिया हूँ ये सब सारे क्वेश्चन को। अब देखिए, AI के बारे में बता दिया हूँ, कौन थे ये? तो यशस्वी सोलंकी हो गया। देन आप लोग का ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता दिया हूँ।
देखिए ये सारे पॉइंट्स को जो मैं बताऊँ सारे को देख ले। चीफ जस्टिस कौन है? बी आर गवई बने हैं, क्लियर है। जो कहाँ के रहने वाले? अमरावती के। भूषण राम कृष्ण गवई नाम है, जो कि पहला बौद्धिस्ट है। और इनका इनका शपथ कब हुआ था? 14 मई 2025 को। किसने दिलाया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया था। क्लियर। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना थे। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। टॉप कौन किए थे? तो महाराष्ट्र किए थे। अब देखिए ये जाति जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्लियर है। अब देखिए अल्जीरिया आप लोग का नया एनडीबी का सदस्य बन गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एनडीबी का गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। जर्मनी के न्यू चांसलर कौन बने हैं? तो ये भी आप लोग देख लीजिए। ये तो गलत है, ये दूसरा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्या था ये? मैं भूल गया, देख लेता हूँ इसको। तो देखिए क्या लिखा है। जर्मनी के कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज 6 मई 2025 को जर्मनी के चांसलर बने। ओ यही क्वेश्चन था। देखिए फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये, फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ये इसरो के आपका नए अध्यक्ष कौन बने? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। के आर नारायण, क्लियर है। अब देखिए ये भी लिख रहा है आईएनसी पार्टी। जो फ्रेंड्स आप लोग को याद हो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आप लोग का लोकसभा से होता है, 7 किससे होते हैं? ये राज्यसभा से। इसमें हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता होते हैं। तो विपक्ष के नेता कौन है? ये आप लोगों को पता है चेहरा से? तो बिल्कुल, तो ये आप लोग का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कौन है ये। तो केसी वेणुगोपाल। ये लोकसभा समिति के यानी कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। वही प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति होता है, जिसमें कुल 30 सदस्य होता है, 30 लोकसभा का होता है। और इसका अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। देख लीजिए सारे चीज़ लिख रहा है। इसका गठन 1921 में हुआ था। 1 साल टेन्यूर होता है। अब देखिए बस कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। आईओसी के अध्यक्ष कौन बने? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अफ्रीका की रहने वाली है ये। देख लिए थॉमस वॉक बनी है, थॉमस वॉक की जगह लेगी। ये सब सारे क्वेश्चन को देख, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लित्जकर अवार्ड किसे मिला? तो लियू जियाकुन को मिला। चलिए सुनीता विलियम्स कुल कितना दिन रहे थे? ये 286 दिन। ये आप लोग का एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए इसके साथ कौन थे? ये भी आ सकता है, बुच विलमोर थे। चलिए ऑस्कर अवार्ड्स भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए दिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने आप लोग देखे होंगे आप लोग के चैनल में मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 सबसे पहले सीबीटी 1 का मैं पूरे के पूरे लगता हूँ 30 सेट बताया था, अच्छा रिस्पांस दिए थे। और सीबीटी 2 के लिए भी आज ओवरऑल मैं आप लोगों के सामने 25 सेट पूरा का पूरा बता दिया हूँ। मैं अपने एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जो रहता है मेरे पास जो क्वेश्चन रहता है सारे को मैं अपने अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। और जो भी मैं बोला हूँ ध्यान से रखें, इस थॉट को हमेशा ध्यान में रखिएगा लाइफ में, देख लीजिए। तो फ्रेंड इस ध्यान को रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी बेस्ट। और फ्रेंड्स ये आप लोग देख लीजिए जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। वर्ड्स जरूर लिखिएगा कुछ।